हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कल्पना व उसकी उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन एंड इट्स यूटिलिटीज। तो आइए देखते हैं क्या है कल्पना। कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नई वस्तु या विचार का निर्माण करते हैं। अर्थात पिछले अनुभव के आधार पर नई वस्तु का निर्माण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कल्पना का संधि विच्छेद करते हैं। मतलब कल्पना मतलब होता क्या है, आइए देखते हैं। कल्प धनना कल्पना। हिंदू धर्म में समय को मापने के लिए सबसे लंबी या सबसे बड़ी मापन इकाई ही कल्प है। तो कल्प को क्या कहते हैं, समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई कल्प है। और ना कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, अर्थात जो इतना बड़ा हमको समय मिला है उसमें हमारा जो माइंड है या मन है वो कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ नया, कुछ पुराना और कुछ पुराने अनुभव के आधार पर नया चीज़ सोचता रहता है। तो यही क्या है, कल्पना है। इसको एक और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे खेल है, खेल में जब ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, खेलना होगा। तो खेल क्या है, खेल कोई भी हो सकता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, तो जो भी। तो खेल से हमको किसी खेल के बारे में पता चलता है, और जब ना लगता है तो उस खेल के कर्म के बारे में पता चल रहा है कि खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार कल्प में जब ना लग रहा है तो कल्पना हो रहा है, मतलब कि माइंड में कोई विचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यही कल्पना है। इमेजिनेशन को समय के साथ इसलिए कोरिलेट किया गया है क्योंकि जब हम सोचते हैं तो जब हम फिर बाद में सोचते हैं तो उस सोच में और उस सोच में अंतर होता है, मतलब कुछ नया होता है। ठीक है, तो हर समय हम कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। ठीक है, तो वही कल्पना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम सोचते हैं तो उस समय में और उस समय में जो सोचे रहते हैं उसमें कुछ नयापन होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हो वो हर समय किसी न किसी नई वस्तु का निर्माण या विचार करता रहता है, और वह विचार कैसे करता है, अपने पिछले अनुभव के आधार पर करता है। तो किसी नई वस्तु या विचार का अपने पिछले अनुभव के आधार पर निर्माण करना या बनाना, तो वही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है, इमेजिनेशन कहलाता है। कल्पना इमेज अर्थात प्रतिमा द्वारा ही पूर्ण होती है, क्योंकि जो इमेज या प्रतिमा हमारे मन मस्तिष्क में किसी वस्तु को देखने, सुनने तथा छूने से बनी होती है, उस प्रतिमा या इमेज के आधार पर ही हम उसमें कुछ नयापन ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ताजमहल देखा, आपके मन में उसकी प्रतिमा बन गई। अब आप कभी भी उसको अपने मन में ला सकते हैं। हमारा मन ताजमहल के इमेज के आधार पर उससे भी अच्छे महल की कल्पना कर सकता है। तो यही कल्पना है। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं। तो मैकडूगल के अनुसार अप्रत्यक्ष बातों के बारे में विचार करना है, क्या है, कल्पना है। डमविल के अनुसार सभी प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण क्या है, कल्पना है। मतलब सभी प्रकार की इमेजिनेशन करना क्या है, कल्पना है। रायबर्न्स के अनुसार अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करना ही कल्पना है, अर्थात पिछले अनुभव के आधार पर एक नए वस्तु या विचार का निर्माण करना जो पहले कभी नहीं हुआ हो। ठीक है, तो वही क्या है, कल्पना है। कल्पना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन। तो मैकडूगल के अनुसार कल्पना को उसने दो भागों में बांटा है, पुनरुत्पादक और उत्पादक। तो पुनरुत्पादक में पूर्व अनुभव एवं प्रतिमाओं के रूप में हमारे समझ में उपस्थित रहती है या स्मृति को कहते हैं। ठीक है, और उत्पादक में पूर्व अनुभव को आधार बनाकर नवीनता का निर्माण करना, अर्थात नवीनता उत्पन्न करना। जैसे उत्पादक को उसने दो भागों में बांटा है, रचनात्मक और सृजनात्मक। रचनात्मक में भौतिक वस्तुओं की रचना करना, जैसे मकान, पुल या बांध बनाना, और सृजनात्मक में अभौतिक वस्तुओं की रचना करना, जैसे कविता, नाटक, कहानी या जो भी रचनाएं करना, वो क्या होता है, सृजनात्मक में आता है। तो ये हो गया मैकडूगल के अनुसार। ड्रेवर के अनुसार कल्पना, ड्रेवर ने भी इसको दो भागों में बांटा है, पुनरुत्पादक और उत्पादक। तो पुनरुत्पादक का मतलब उसने भी उसी तरह कह दिया है, जैसे कि पूर्व अनुभव या पूर्व जो प्रतिमाएं हैं हमारे मन में जो स्मृति के रूप में, तो वो क्या हुई, पुनरुत्पादक के रूप में, मतलब उसमें से पुनः हम कल्पना कर सकते हैं। और दूसरा है उत्पादक।
तो दूसरा में इसने दो भागों में बांटा है, आदानात्मक और सृजनात्मक। तो आदानात्मक मतलब जो हमको आदान होता है, जैसे जैसे मान लीजिए हमको ताजमहल के बारे में कल्पना करनी है, तो ताजमहल की कल्पना के लिए संगमरमर और उसकी आली इमारत हमारे मन में आएगी, ठीक है, और ताज का चित्र हमारे मन में आएगा। तो यही है, हमको आदान कर रहा है वो ताजमहल, ठीक है। और दूसरा है सृजनात्मक। तो सृजनात्मक में उसने कार्य साधक और सौंदर्यात्मक दो भागों में बांटा है। तो कार्य साधक का मतलब उपयोगी कार्य के लिए, तो उपयोगी कार्य के लिए विचारात्मक और क्रियात्मक, इसने दो भागों में बांटा है। तो विचारात्मक मतलब श्रेष्ठ विचार आना या आदर्श सिद्धांत या जो भी आना, और क्रियात्मक में भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना, और सौंदर्यात्मक में सुंदर वस्तुओं का निर्माण एवं मूल्यांकन करना, ठीक है। सौंदर्यात्मक को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पहला है कलात्मक और दूसरा है मन तरंग। तो कलात्मक में कलाओं के बारे में कल्पना करना, जैसे कि पद्य हो गया, चित्र हो गया या कला हो गया, ये बनाना है तो इसके बारे में सोचना। और मन तरंग मतलब हवाई किलों का निर्माण करना, मतलब कि मन में बस हवाई किले बनाना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा या ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मन तरंग हो गया। कल्पना की उपयोगिता क्या है, तो आइए देखते हैं इसकी उपयोगिता। तो अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने का यह अवसर देती है कल्पना, ठीक है। बालकों को ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो जो बालक होता है वो देखिए कल्पना ही करता है, जो भी चीज़ देखता है, जैसे वो कहानी सुनता है या टेलीविज़न में कहानी देखता है या पुस्तक में कहानी जो पढ़ता है, तो वह कल्पना करता है कि जंगल ऐसा होगा, राजा ऐसा होगा, ऐसे युद्ध हुआ होगा या ऐसे ये हुआ होगा। तो इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो क्यों प्रश्न पूछता है, क्योंकि वह कल्पना करता है। तो कल्पना क्या करता है, कल्पना से बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है, समझ लीजिए। इस प्रकार बालक अपनी अतृप्त इच्छाओं को प्रश्न पूछकर पूर्ण करने का प्रयास करता है, ठीक है। और इस तरह प्राप्त जानकारी के आधार पर वह कल्पना करता रहता है और कुछ न कुछ सीखता रहता है।